ओके स्टूडेंट, देखिए टुडे आवर टॉपिक इज सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें एक फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन। देखिए फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन के बारे में समझिए। फोर्स ऑफ कोहेजन वो फोर्स होता है जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और वो दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेम सब्सटेंस के होते हैं। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस से किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ कोहेजन कहलाता है। और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमने अगर एक वाटर हम बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन होगा। अगर उस वाटर को हम ग्लास में रख दें तो ग्लास का सरफेस और वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, एंड फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर है। अब देखिए, अब कोई अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ कोहेजन जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ एडहेशन। तो यही कारण है कि सॉलिड का जो शेप है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एडहेशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन कम होगा। अगर सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के कॉन्टैक्ट में लाएंगे भी तो सॉलिड का शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। लिक्विड में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता है। क्यों, समझ रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ उसमें एडहेशन इज ग्रेटर देन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं वाटर को किसी भी लिक्विड है वाटर, हम किसी भी शेप के कंटेनर में उसको डिप रखेंगे तो वो उसी कंटेनर का क्या कर लेगा, उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो फोर्स ऑफ एडहेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड में एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ कोहेजन्स। ओके, समझ में आ रहा है। और गैस में क्या होता है, गैस का मतलब शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आ रहा है। ओके, तो फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन। ठीक है, देखिए फोर्स ऑफ कोहेजन में क्या होता है, मरकरी, एक हम बात कर रहे हैं मरकरी की, एक मरकरी है और एक हम बात कर रहे हैं वाटर की। एक स्टेटमेंट है इसमें, वाटर वेट्स ग्लास, मरकरी डू नॉट वेट ग्लास। ठीक है, वाटर जो है वो ग्लास को क्या कर देता है, वेट कर देता है, गीला कर देता है, बट उसी में मरकरी जो है वो ग्लास को गीला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मरकरी में जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ एडहेशन। मान लीजिए मरकरी का एक ड्रॉप मैंने ग्लास सरफेस पर रखा और लिक्विड का ड्रॉप एक ग्लास सरफेस पर रखा, तो लिक्विड का एक ड्रॉप ग्लास सरफेस पर रखा तो जो लिक्विड वो जो होता है वाटर वाला, वाटर तो ऐसे स्प्रेड हो जाता है जो, बट लिक्विड का जो मरकरी का जो शेप है वो ऐसे बना रह जाता है। ये मरकरी है हमारा, और ये क्या है, ये वाटर है, ये ग्लास है, और इसी तरह ये क्या होगा, ये ग्लास है। तो ग्लास पे वाटर ऐसे होता है और ग्लास पे मरकरी इस शेप का होता है। समझ में आ रही है। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न है इसका फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन। तो फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन molecules of water is less than force of adhesion between water molecule and glass। ठीक है, मरकरी में क्या होता है, force of cohesion is greater than as compared to force of adhesion between glass and mercury। तो यही कारण है कि इसका शेप इस तरह से फिक्स बना रहता है। समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए मरकरी जो है वो ग्लास को वेट नहीं कर रहा है, बट वाटर ग्लास को क्या कर पा रहा है, वेट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है। तो रीजन समझ में आया। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया हमें। ओके, उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने वाटर फिल कर रखा है ऐसे, ठीक है, कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया, तो हमने देखा होगा जैसे कंटेनर लिया हमने, उस पर ग्लास का प्लेट रखा,
ठीक है, हल्का पतला ग्लास का प्लेट है। तो जैसे ही हम उस ग्लास के प्लेट को ऊपर उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वाटर का जो सरफेस है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है और उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस ग्लास प्लेट में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो ग्लास का प्लेट ऊपर नहीं आ सकता। तो वो कौन सा फोर्स है जो उस ग्लास प्लेट को नीचे की तरफ खींच रहा है? तो वो फोर्स स्टूडेंट होता है सरफेस टेंशन, जो सरफेस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें एक अजम्पशन ये होता है या इसमें ऐसा माना जाता है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे एक मेम्ब्रेन को हमने खींचा हो तो किसी भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड एवरी सरफेस wants to require या wants to minimize its surface area। हर एक सरफेस क्या चाहता है? अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा कि जैसे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए मॉलिक्यूल्स हैं इसके चारों तरफ, तो इधर वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, इधर अपनी तरफ खींच रहा होगा, इधर वाला अपनी तरफ, इधर वाला अपनी तरफ। इसी तरह मैं ये टॉप लेयर बना रखा है मैंने वाटर का, तो इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये इधर खींच रहे होंगे, इसको इधर, ये 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 इसको इधर। समझ में आ रहा है? तो ये वाटर का जो टॉप सरफेस है उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो देखिए सब इसको एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो वाटर का जो टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर ऑफ वाटर है ना, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एवरी सरफेस मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। वो हमेशा अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है? मिनिमम करना चाहता है कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन का जो है मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। जैसे एक हमने फ्री सरफेस बनाया लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड का टॉप लेयर है, हमने क्या किया उसमें एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करी एल लेंथ की। अब इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो उस पर फोर्स इधर लगा रहे होंगे, उस पर इधर लगा रहे होंगे, ये इस पे इधर लगा रहा होगा, 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 ये इस पे इधर, ये इस पे इधर, ये इस पे इधर, ये इस पे इधर, ये इस पे। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ एल है, फोर्स कितना लग रहा है? एफ। तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टी इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है? लेंथ क्या होता है? एल। तो ये हो गया हमारे पास सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके लिए हम इमेजिनरी लाइन एल एज्यूम कर लेंगे किस पे? इसी फ्री सरफेस पे। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फोर्स आ गया? ये हमारा फोर्स आ गया सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। क्लियर है? ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए हमें अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड वांट्स टू मिनिमाइज इस सरफेस एरिया। अब हम क्या कर रहे हैं? उस सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो वो जैसे एक स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ हमें खींचता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है और वही इसकी किस में स्टोर हो जाता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। याद है हमें? ठीक है, इसी तरह अगर हम एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके एरिया को क्या करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इलास्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उसकी किस में स्टोर हो जाएगा? उसकी सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, हमने एक इस टाइप का फ्रेम लिया है। ठीक है, और एक स्लाइडर है। ठीक है, इस टाइप से एक स्लाइडर ऐसा है, मतलब एक फ्रेम ऐसा बना रखा है हमने, उस पर एक स्लाइडर ऐसा लग दिया और इस स्लाइडर को पहले यहाँ रखा और उसको एक सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया और सोप सोल्यूशन को हमने बाहर निकाल लिया। फिर धीरे धीरे इस फिल्म को हम इस स्लाइडर को क्या कर रहे हैं हम? ये स्लाइडर है हमारा और ये क्या है? फ्रेम है। इस फ्रेम पे धीरे धीरे हम इस स्लाइडर को क्या कर गए?
आगे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगी हमारे पास, फिल्म बन जाएगी इस टाइप से। देखा होगा आप लोगों ने। इसका लेंथ कितना है, ढल है। अब देखिए ये स्लाइडर है, इसका ये लेंथ भी इस सरफेस के साथ टच है, इसका पीछे वाला सरफेस भी इसके साथ टच है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ऐसा लग रहा होगा। तो इसमें फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कितने हुई, 2, एक तो फ्रंट वाली और एक बैक वाली। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लिखा जाएगा T F अपॉन क्या लिखेंगे हम, 12, ये लिख दिया हमने। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने स्मॉल डिस्टेंस x मूव कराया, इसके एरिया को हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस x हमने मूव कराया। तो ये देखिए इसका फ्री सरफेस कितना था, ये L लेंथ आगे L लेंथ पीछे, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2L, और लेंथ x कितना हो गया, x हो गया। तो वर्क डन टू इंक्रीज इट्स एरिया, तो W क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, ठीक है। फोर्स का वैल्यू यहां से क्या लिख लिया हमने, T इंटू 2L, तो वर्क डन इक्वल टू T इंटू 2L लिख लिया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो ये वर्क डन आ गया, ठीक है, ये वर्क डन का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है। तो सरफेस एनर्जी S, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, S इक्वल टू W अपॉन एरिया। S, W कितना है हमारे पास, W है T इंटू 2L इंटू एक्स। अब एरिया देखिए 2L ये रहा, लेंथ ये रही, और विड्थ x ये रहा, तो 12 इंटू कितना कर देंगे हम, x कर देंगे, 12 से 12 कट गया, x कट गया। तो सरफेस टेंशन इज न्यूमेरली इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, सरफेस टेंशन T इक्वल टू सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। एरिया इसमें चेंज लिया हमने, क्योंकि इसी एरिया, इतना ही एरिया हमने इसमें देखो इस फॉर्मूले में भी लिया है। कहाँ, ये जो एरिया लिया 12 इंटू एक्स, 12, क्योंकि यहाँ से कितना था इससे मतलब नहीं था, हमने इस चेंज इन एरिया को ही लिया है, दैट इज डेल्टा ए। तो समझ में आए। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रख लेंगे कि वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए अब T बराबर कितना आ गया, W अपॉन डेल्टा ए। तो W बराबर कितना हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। तो ये वर्क डन भी आ गया हमारे पास। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, T इंटू डेल्टा ए हो जाता है, क्लियर है। तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास। सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके होता है, सरफेस एनर्जी को, सरफेस एनर्जी वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है, क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं सरफेस टेंशन के, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर एक ग्रीसी ऑयल, ग्रीसी नीडल है, नीडल के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया और उसके ऊपर हम जेंटली वाटर की सरफेस पे उसको क्या करेंगे, रखेंगे, तो वो जो नीडल है वो तैरेगा। होता क्या है, अब वाटर की सरफेस, फ्री सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रही है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, जैसे हमने रबड़ खींच रखा है। हमने क्या किया, एक ग्रीसी ऑयल मतलब ग्रीस लगा के उस पे क्या कहते हैं, नीडल पे, उसको हमने जेंटली क्या कर दिया, पानी में ऐसे प्लेस कर दिया, ऐसे यूँ रख दिया, ये ऐसे रख दिया, तो होगा क्या, वो तैरेगा। रीज़न क्या होगा, जैसे हम इसको रखेंगे तो जो उसका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, और डिप्रेस होने की वजह से इस पर सरफेस टेंशन ऐसे ऐसे एक्ट करने लग जाएगा और वो तैरेगा। कैसे, ये देखिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बना रहा हूँ मैं, हमने नीडल यहाँ पे डुबोया, ऐसे यहाँ पे रखा, तो यहाँ का जो लेयर होगा वाटर का वो थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो जाएगा ये, ठीक है। और सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो देखिए ये है और ये वाटर कॉन्टैक्ट, तो सरफेस टेंशन देखिए ऐसे लग जाएगा इस पर, ये रहा वाटर के साथ इसका सरफेस का कॉन्टैक्ट, तो इस पर सरफेस टेंशन ऐसे लग जाएगा, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इस पर mg। तो मान लीजिए ये थीटा है और ये थीटा है,
तो ऊपर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, इधर क्या होगा टी कॉस थीटा, इसका क्या होगा टी साइन थीटा, और इधर क्या होगा टी कॉस थीटा। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 2t साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और ऐसा होगा तो ये क्या होगा, डिप्ड नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये सरफेस टेंशन का एग्जांपल हो गया, क्लियर है। ओके, अब देखिए, अगर हम मान लीजिए आपने कभी सोचा है कि किसी भी ड्रॉप का शेप हमेशा स्फेरिकल ही क्यों होता है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है। तो यही कारण है कि हमेशा कोई भी सरफेस अपना एरिया क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है, इसलिए वो किसकी शेप ले लेता है, वो शेप ले लेता है स्फेयर की। ठीक है, इसलिए कोई भी ड्रॉप हो, चाहे वाटर ड्रॉप हो, चाहे मर्करी ड्रॉप हो, उसका शेप हमेशा कैसा रहता है, स्फेयर ही रहता है। मान लीजिए अगर मैं देखिए कंचे का जो शेप, कंचे जो होता है उसका भी शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल। कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कंचे के हमने लिक्विड फॉर्म में उसको बना दिया और उसको क्या कर रहे हैं, एयर से छोड़ दिया, उसको यहाँ से मान लो गिरा दिया, तो जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, वो सॉलिड गर्म था पहले, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वो अपना जो शेप है वो किस तरीके की लेने की कोशिश करेगा, वो स्फीयर लेने की कोशिश करेगा। क्लियर है, बिकॉज ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर है, ओके, नोट करिए इसको। उसके बाद देखिए, एक होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, समझना होगा इसको पहले मैंने। देखिए, जैसे अभी हमने मरकरी वाटर वाला पढ़ा था और एक मरकरी वाला पढ़ा था। ये वाटर है और ये क्या है, मरकरी है। तो ये वाटर था और ये क्या था, मरकरी था। अब देखिए, वाटर वाले सरफेस में देखिए, लिक्विड की सरफेस पे आपको टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, जो भी लिक्विड का शेप बना उसके पे आप क्या बनाना है, टेंजेंट बना दिया आपने। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड कंटेनिंग लिक्विड। अब देखिए, इसमें दो तरह के एंगल बन रहे हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट of the free surface of the liquid and tangent to the solid surface of the liquid। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि लिक्विड के फ्री सरफेस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें और सॉलिड सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ हो गया और एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ हो गया, ये तो सॉलिड सरफेस ही है। बट जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो होगा जिस सॉलिड सरफेस और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच में अगर लिक्विड होगा तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच में लिक्विड है, बट इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच में लिक्विड नहीं है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉन कर दिया और एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉन हो सकता है, फिर इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉन होगा, सॉलिड पे भी टेंजेंट ड्रॉन। एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में लिखें तो भी एंगल नहीं है, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, इन दोनों के बीच में करें तो ये भी नहीं होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये वाला। दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट हो गया और ये सॉलिड हो गया, इसके बीच का इसको ले नहीं सकते थे, इसलिए हमने ये वाला लिया, ये थीटा। ठीक है, तो फॉर वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आता है इज एक्यूट एंड फॉर मरकरी एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कैसा आता है, ऑब्ट्यूज। तो मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है। तो समझ में आ रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब समझ में आ गया। ओके, नोट करिए इसको।
उसके बाद देखते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। क्या देख रहे हैं हम? शेप ऑफ मेनिस्कस। जैसे हमने क्या किया, एक कंटेनर था है ना, एक इस टाइप से कंटेनर है, उसमें हमने वाटर डाल दिया। तो वाटर डाल देंगे ना तो कंटेनर पे इस टाइप से वाटर चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, देखिए ये ग्लास है और ये क्या है? वाटर है। तो वाटर जो ग्लास को गीला कर देता है तो उसमें कंटेनर पे चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ गीला करेगा। तो ये जो शेप बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉनकेव टाइप का शेप होता है। इसी तरह अगर मान लो इस ग्लास के कंटेनर में मैंने मरकरी रखा तो मरकरी अपना शेप कुछ इस तरीके से बना लेता है। क्या है ये? मरकरी। ये देखिए ज़्यादा ग्लास के कांटेक्ट में रहना नहीं चाहता, इसलिए क्या करता है? अपने आप को बचाता है, ऊपर नहीं चाहता इस पर। तो ये शेप कैसा हो गया? इस शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, यह एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो एक तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉन किया और एक सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉन किया, और इन दोनों सरफेस के बीच में, एक टेंजेंट के बीच में क्या लिक्विड है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। इसी तरह इस पर फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉन किया, इसके सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉन किया। यहाँ लिक्विड है इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉन किया और एक टेंजेंट ये ड्रॉन किया, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉन किया, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉन किया, इसमें ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो समझ में आया? तो दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? ओके, तो ये शेप ऑफ मेनिस्कस समझ में आ गया। दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दिस इज कॉनकेव मेनिस्कस। क्लियर है? ओके, अब उसके बाद देखिए एक्सेस प्रेशर। क्या पढ़ना है हमें? एक्सेस प्रेशर। अब देखिए अगर ये प्लेन वाटर है, कैसा है? प्योर वाटर। प्योर वाटर में जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है ना वो सब फ्लैट होता है। क्या है ये? प्लेन, प्लेन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर इधर होगा, जैसे ये, और उतना ही प्रेशर क्या होगा? अप होगा, उतना ही प्रेशर क्या होगा? डाउन। तो ये क्या है? प्लेन सरफेस है। क्लियर है? अब इसी तरह मान लीजिए किसी का शेप इस टाइप से है, तो देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स इधर लगेगा, सरफेस टेंशन टेंजेंसी रखता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? उस पर ऊपर लग जाएगा। अब ये तो रेस्ट पर है, ठीक है, अब ये रेस्ट पर है, इसका मतलब प्रेशर किधर ज़्यादा होना चाहिए? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इधर क्या होना चाहिए? एक्सेस। तो इसीलिए एक्सेस प्रेशर इधर हो जाता है। देयर विल बी द एक्सेस प्रेशर। ठीक है, बट मान लीजिए अगर शेप ऐसा हो, तो देखिए सरफेस टेंशन इधर लगा है एक, ठीक है, ऐसे लग गया सरफेस टेंशन, नेट फोर्स क्या आ गया? डाउनवर्ड, क्योंकि रेस्ट पे रहना चाहिए, अदरवाइज ये डिप्रेस हो जाएगा। इस शेप को बनाए रखना चाहिए, इस शेप को बनाए रखेगा तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर क्या होगा? बाहर इस साइड हो जाएगा। मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो ये एक्सेस प्रेशर होता है। यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? दोनों साइड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। देखिए एक लिक्विड का ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना है? आर है, बाहर प्रेशर पी है, अंदर प्रेशर कितना है? पी। अंदर का प्रेशर पी है, बाहर प्रेशर कितना है? पी है। ये लिक्विड का ड्रॉप है। तो एक्सेस प्रेशर जो होगा वो कितना आ जाएगा? P माइनस पी है। ठीक है,
अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने शेप को क्या होगा, बढ़ाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसने, पहले रेडियस कितना था इसका r, पहले रेडियस कितना था r, अब रेडियस कितना हो गया इसका r प्लस डेल्टा r। दिस इज द इंक्रीमेंट इन रेडियस। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद देखिए वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ ड्रॉप, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर है, फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना है पहले 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना कर दिया हमने डी आर, प्रेशर इंटू एरिया, ये तो हो गया फोर्स इंटू डी आर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वर्क डन आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास वर्क डन आ गया। उसके बाद अब लिख लेंगे सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस। तो सरफेस एनर्जी जो होगा वो S इक्वल टू सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस, तो क्या होगा बताओ, वो हो जाएगा हमारे पास S इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए होगा। ठीक है, होगा, या ऐसे लिख लो, नहीं वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर लिखो, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का वर्क डन लिखा ना, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर उल्टा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन टू इंक्रीज द, या वर्क डन टू ऐसे लिखो चेंज द एरिया ऑफ ड्रॉप। जेड वर्क डन कितना हो जाएगा, टी इंटू डेल्टा ए हो जाएगा, टी डेल्टा ए दैट इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है, टी ए फाइनल, सरफेस टेंशन क्या है इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड फिल है इसमें सरफेस टेंशन कितना है, टी है। तो टी ए फाइनल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर कितना हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, रेडियस बढ़ गया, माइनस इनिशियल कितना था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस 4 पाई का होल स्क्वायर। तो टी 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो डी आर का जो वैल्यू होता है वो बहुत स्मॉल होता है, डी आर इज स्मॉल, सो डी आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो वर्क डन जो होगा वो टी इंटू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 पाई आर डी आर। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों सेम है, दोनों वर्क डन तो सेम है। एक एक्सेस प्रेशर वर्क डन कर रहा है वही, अगर हम चेंज इन एरिया में वर्क डन कर रहे हैं सेम ही है दोनों वर्क डन। तो क्या आ गया P माइनस पी ए इंटू, तो लोगों इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डी आर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया,
आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो P माइनस पी ए और डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, उधर कितना बचा 2T और इधर एक R बचा है, तो एक्सेस प्रेशर कितना आ गया 2T बाई आर। अगर एक लिक्विड ड्रॉप है तो उसमें एक्सेस प्रेशर कितना आ जाता है 2T बाई आर। और इसमें फ्री सरफेस कितना है, देखिए एक लिक्विड और एयर का इंटरफेस है, बाहर एयर है अंदर क्या है वाटर, तो वाटर और एयर का एक ही इंटरफेस है इसमें, ठीक है। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड इनसाइड सोप बबल। क्या कर दिया हमने, सोप बबल ले लिया स्टेप्स। देखिए अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, और ये क्या है सोप का है, तो एयर और सोप का एक फिल्म एक सरफेस बन गया, और एयर सोप और एयर का दूसरा, दो फ्री सरफेस होती है इसमें। शुरू में रेडियस कितना था इसका आर, यहाँ प्रेशर पी था बाहर पी ए था, थोड़ी देर बाद क्या हो गया इसका एरिया बढ़ा, रेडियस कितना बढ़ गया इसका डी आर, है ना। तो टोटल जो रेडियस होगा इसका वो कितना हो जाएगा आर प्लस डी आर। तो देखिए जो हमने इसमें एरिया लिखा है ना टी इंटू डेल्टा है, इसमें डेल्टा जो होगा वो दो एरिया बढ़ेगा, एक तो अंदर वाला बढ़ रहा है कि दो फ्री सरफेस है, एक अंदर वाली सरफेस है एक बाहर वाली सरफेस है, तो इसमें किसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो पूरे में क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास वर्क डन 16T पाई आर डी आर। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 1 क्या था वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, तो कितना आ जाता है वर्क डन P माइनस पी ए, तो प्रेशर हो गया, एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आ गया डी आर। ये इक्वेशन 1 हो गया। 1 और 2 को बराबर कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इंटू P माइनस पी ए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू 16T पाई आर डी आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 4 4 16, तो डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, P माइनस पी ए इक्वल टू 40 डिवाइड बाय आर। तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया 40 डिवाइड बाय आर। बात मान लीजिए जो समझ में आ गया, ओके। एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर फिल है, इसमें एक एयर बबल है, क्या है कितनी फ्री सरफेस है एयर है और वाटर है, कितना हो जाएगा इसके अंदर एक्सेस प्रेशर का, अगर P हुआ बाहर कितना हुआ P1 हुआ, तो P माइनस P1 किसके बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन T है, रेडियस कितना है इसका R, तो कितना हो जाएगा 2T बाई आर। ठीक है, एयर बबल एक कंटेनर में है तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2T बाई आर, मतलब बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा वो कितना हो जाएगा 2T बाई आर। समझ में आ रहा है, वेयर T इज द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। ना एक फिनोमेना हम पढ़ते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है, देखो एक बहुत फाइन होल है, फाइन बोर किया हुआ एक पाइप हम लेते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही हम किसी भी सॉल्यूशन में ड्रिप करेंगे, वाटर के सॉल्यूशन में ड्रिप करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा इसमें पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको कैपिलरी ट्यूब। समझ में आ गया, मतलब वेरी फाइन बोर, ठीक है, एक बहुत वेरी फाइन बोर हो, ठीक है, बहुत ही पतला पाइप, जिसको अगर हम किसी वाटर सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे उसमें पानी राइज करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और इसी एक्शन को क्या बोला जाता है कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। देखिए इसी की वजह से क्या होता है कि हम जैसे वो होता है क्या कहते हैं पेड़ होता है, देखिए पेड़ का टॉप लीफ भी क्या होता है हरा रहता है, रीजन क्या है। अब देखिए अब पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में फैल जाती हैं, बिल्कुल डेप्थ में जाती हैं, तो ज़मीन से वो पानी लेना स्टार्ट करती हैं। तो जड़ क्या होती है जल में पतली पतली क्या होती है कैपिलरी होती है, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है वो जड़ ज़मीन से लेता है और करते करते, और ऐसी तरह पूरे पेड़ में पत्ते पत्ते बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, तो क्या होता है वो पानी क्या होता है टॉप ऑफ द लीफ पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो
तो इसी कारण क्या होते हैं, पेड़ हरे भरे रहते हैं हमारे। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा एक केरोसिन का जो पहले दिया हुआ करता था, उसमें कॉटन का हम क्या बनाते हैं, कॉटन के ऐसे ऐसे रस्सी बना के उसमें डिप कर दिया केरोसिन में और ऊपर हमने आग लगाते थे, धीरे धीरे क्या होता है वो जलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कॉटन की में क्या होता है, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। समझ में आ रहा है? ओके। हमने देखिए एक चौक लिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले चौक हुआ करता था, और उसको जैसे ही हम पानी में डिप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो वो भी एक क्या है, कैपिलरी एक्शन है, क्योंकि उस चौक के अंदर भी क्या है, वेरी फाइन होल्स हैं, है ना, उसमें भी कैपिलरी एक्शन है। ठीक है। दूसरा क्या, अगर हम तौलियों को हमने क्या कर दिया, पानी में डिप कर दिया, एक एंड को हमने पकड़ लिया, हैंग कर रखा है, दूसरे को पानी में डिप कर दिया दूसरे एंड को, धीरे धीरे तौलिया क्या हुआ, नीचे से गीला होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर पानी अपने आप चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना पार्ट डिप्ड हुआ पड़ा वो तो डूबेगा ही, बट उससे ऊपर भी धीरे धीरे पानी कर रहा हो जाएगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया। ओके, अब इसमें क्या है, हमें शेप ऑफ मेनिस्कस के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था। अब देखिए इसमें एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, एसेंट फार्मूला। क्या होता है वो, एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला देखिए क्या होगा, इसमें एक कंटेनर में हमने एक ट्यूब को डिप्ट कर दिया। देखिए हमने तो इसमें यहाँ पे जो ट्यूब है बड़ी बनाई है ताकि हम डेरिवेशन कर सकें, अदरवाइज ये बहुत फाइन होता है। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी राइस कर जाएगा, और मान लीजिए h हाइट तक पानी राइस कर गया, और शेप इसका कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर है, वाटर तो ग्लास को गीला कर देगा। ठीक है, ये जो मैंने इसका जो ट्यूब है रेडियस का वो कितना है, सॉरी जो ट्यूब का रेडियस है वो कितना है, r है। तो देखिए इस पर सरफेस टेंशन ऐसे लगने लग जाएगा, ऐसे लगने लग जाएगा, ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। इसको आगे एक्सटेंड कर दें, इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। तो ऊपर कितना लग जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर कितना लग जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या होगा, टी साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, टी साइन थीटा। इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब होगा क्या, देखिए ऊपर जो शेप बना है ना वो इस टाइप से बना हुआ हमारे पास, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, सारे टी कॉस थीटा जुड़ गए। उसने क्या करेगा, इस लिक्विड को रोक रखा है, बैलेंस कर रखा है। इसका मतलब ये है कि नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर मेनिस्कस इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर कॉलम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट का जो वाटर का वेट है उसको किसने बैलेंस कर रखा है, इस सरफेस टेंशन के फोर्स ने। तो सरफेस टेंशन का फोर्स है कितना, टी कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस टाइप से शेप बना हुआ, देखिए ऊपर ऐसे, यहाँ टी कॉस थीटा है, इधर टी कॉस थीटा बनाया हमने, इसी तरह यहाँ टी कॉस थीटा आया होगा, इधर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ये सारे टी कॉस थीटा होंगे। रेडियस कितना है, आर। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन इस वाले केस में कितना है, टी कॉस थीटा है, सारे मिला के सब जो टी कॉस थीटा जुड़ेंगे। लेंथ कितना होगा, सर्कमफ्रेंस कितना बन रहा है, देखिए इसका 2 पाई आर बन रहा है, तो ये फोर्स आ गया हमारे पास। और यही फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, उस वाटर के वेट को, दैट इज mg। डेंसिटी कितना है वाटर का, रो है। वाटर का सरफेस टेंशन कितना है, टी है। ठीक है, तो क्या है बताइए, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो टी इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से देखिए एच का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देखिए 2t कॉस थीटा हो गया ये, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, रो आर रो जी। तो दिस इज द एसेंट फार्मूला। ठीक है, इसी को एसेंट फार्मूला बोलते हैं, जो हम निकालते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना हाइट तक राइज होगा, कोई भी लिक्विड कितना हाइट तक राइज होगा। यहाँ हमने वाटर लिया है तो उसका हाइट राइज हो जाएगा, बट अगर इसी में हमने क्या लिया होता, इसी कंटेनर में, इसी कंटेनर में अगर हमने क्या लिया होता,
मरकरी लिया होता तो मरकरी में लेवल जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है ऐसे, ठीक है। मरकरी में लेवल क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और वाटर लेंगे तो लेवल क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। ऐसे निकाल दिया। तो ये जो सरफेस टेंशन हाइट आया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। इस मतलब जितना कम रेडियस होगा उतना हाइट ज़्यादा जाएगा, मतलब जितना फाइन, जितना बहुत पतला अगर कैपिलरी लिया हमने तो उसमें वाटर क्या करेगा, तेज़ी से राइस करेगा। समझ में आ रहा है। डेंसिटी, जिसका डेंसिटी एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जितनी कम डेंसिटी का वाटर होगा, कम डेंसिटी का लिक्विड होगा, उतनी उस कैपिलरी की हाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए वाटर का डेंसिटी कितना होता है और मरकरी का डेंसिटी कितना, मरकरी का डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000। तो मरकरी का डेंसिटी जो होता है वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो राइस नहीं करता, वो क्या कर जाता है, डिप्रेस कर जाता है। यहाँ पे क्या है, ये मरकरी है और ये क्या है, वाटर है। तो समझ में आ गया एसेंट फार्मूला। ओके, उसके बाद देखिए कैपिलरिटी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये एक कंटेनर में हमने इसको डिप कर रखा है, वाटर ऐसे राइस कर गया। तो देखिए मेनिस्कस का शेप तो ये बनेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा कितना है, थीटा। तो ये जो राइस किया है लिक्विड इस सरफेस से, कितना हाइट है इसका, h इक्वल टू क्या था, 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g, ठीक है। अब देखिए अब इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अब ये जो शेप है मेनिस्कस का वो इस सर्कल का पार्ट है, ये इसका सेंटर आ रहा है, इसका रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो इस स्मॉल r और इस कैपिटल R में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए इसमें r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है, अब ये थीटा है। तो देखिए ये टेंजेंट है इस सरफेस पे और ये रेडियस था इस ट्यूब का, ठीक है। तो इस सर्कल पे टेंजेंट है तो ये और ये 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का हो गया, सही है। उसके बाद देखिए ये रेडियस तो r था, इसको 90 मैंने बता दिया आपको, इसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा मार्क कर लेते हैं। ये रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो अगर हम cos थीटा लगाएं तो सबसे पहले हमें थीटा चाहिए होगा। देखिए ये थीटा है, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें ऐसे यूँ तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो ये टेंजेंट और ये 90 डिग्री पे हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, r बाय कैपिटल R। इसका मतलब स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ पुट कर दीजिए h इक्वल टू 2t, स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R cos थीटा रो इंटू जी, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो h इक्वल टू 2t बाय r रो जी। तो h इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t डिवाइड बाय रो जी। देखो सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है, जो हमने इसमें लिक्विड यूज़ किया उसका रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। इसका मतलब h इंटू आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को कट कर दिया बीच में से। क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट कर दिया तो होगा क्या, देखो h इंटू आर का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वो ये हुआ, इफ h इंक्रीजेस देन r डिक्रीजेस एंड h डिक्रीजेस देन r इंक्रीजेस।
क्योंकि देखिए मान लीजिए इसका प्रोडक्ट कितना है, मान लेते हैं हम 21 है, अगर ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो गया, जब इसको हमने 7 किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर एक बढ़ा रहे हैं तो एक घट रहा है, एक घट रहे हैं तो एक बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब h इंटू आर क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब h इंटू आर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होगा, घटेगा। अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या होगा, घट जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, इस कैपिलरी को यहां से कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। कट कर दिया तो इसका हाइट अब क्या हो जाएगा, इसका हाइट अब कम हो गया। तो इसमें होगा क्या, ये जो मेनिस्कस है वो अपना शेप क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हाइट तो कम हो जाएगी बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी एच आर इक्वल टू H1R1 होता है। जितना ये पहले था एच आर था, अब मान लीजिए अगर एच कम हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो शेप ऑफ मेनिस्कस मतलब शेप ऑफ मेनिस्कस एडजस्ट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। हाइट तो कट कर दिया तो हाइट तो कम हो ही जाएगा, समझ में क्या। तो ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि पानी ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरफ्लो अगर हमें पानी कराना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पंप का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम मान लीजिए एक हमने 10 मीटर की कैपिलिटी ले रखी थी, उसको वाटर में डिप कर रखा था और मान लीजिए उसमें पानी आ रहा है, ठीक है, 10 मीटर की हाइट में मान लीजिए उसमें हाइट पानी आ रहा है 6 मीटर तक। हमने क्या किया, 5 मीटर से उसको कट कर दिया। तो ऐसा नहीं कि उसमें पानी 6 मीटर तक कभी भी जाएगा और पानी ओवर 5 मीटर तक तो है ही ग्लास ट्यूब, उसको 5 से लेकर 6 मीटर तक क्या होगा अपने आप ओवरफ्लो, नो, वो क्या होगा 5 मीटर के अंदर ही क्या हो जाएगा, अपने आप अपना शेप क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, बट वो पानी बाहर नहीं गिरेगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखिए डिटर्जेंट एक्शन। देखिए डिटर्जेंट एक्शन में क्या होता है, जब हम सोप सॉल्यूशन को, जैसे हमने एक ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगे हुए कपड़े को जब पानी में डाला तो उसमें से ग्रीस जो होता है वो हटता नहीं है, ठीक है। बट हमने क्या किया, जैसे ही हमने वो वाटर में एक डिटर्जेंट मिक्स किया तो वो क्या करेगा, डिटर्जेंट में जैसे ही हम वाटर में जैसे ही हम डिटर्जेंट मिक्स करेंगे तो वो जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होते ही वो क्या कर जाएगा, ग्रीस के साथ घुल जाएगा। और ग्रीस के साथ घुलते ही क्या होगा, ग्रीस और वाटर के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एडेशन बढ़ जाएगा। और वो क्या करेगा, ग्रीस को, ऑयल को मैल के साथ, क्या मैल जो भी होगा वो क्या करेंगे, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसी तेज़ी से पानी हमने उस पर स्प्रेड किया तो क्या हो जाएगा, मैल अपने आप हट जाता है। समझ में आ गया। तो ये डिटर्जेंट एक्शन होता है जिसका रीज़न क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें कोई भी डिटर्जेंट मिक्स करते हैं वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं तो इसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है फोर्स ऑफ एडेशन। क्योंकि इंक एक हो गया मॉलिक्यूल और ये बोर्ड दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तभी इंक अपने इस पेन को छोड़ के कहाँ जा रहा है, उस बोर्ड पे जा रहा है, ठीक है। और चौक और बोर्ड में भी क्या होता है, चौक के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ कोहेजन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू चौक के मॉलिक्यूल और बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन। समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है एडेशन, कोहेजन के और सरफेस टेंशन का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।